जय हिंद साथियों। गुरुन 4.0 रीलोडेड आप सबका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, वड़कम करता है, सत श्री अकाल करता है, आदाब करता है, नमस्कार करता है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे चैनल के साथ। गुरुन आपके लिए लेके आया है मास्टरपीस। गुरुन लेके आया है बोर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन का एक छोटा सा पैक। हम चाहते हैं 15 दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा रिवाइज कर दें कोर्स को। आपके हर डाउट का सॉल्यूशन लेके आया है गुरुन। हम आप लोगों के लिए हर समय तैयार हैं। बस आप लोगों से केवल और केवल एक मांग है, वो ये है जल्दी से जल्दी जुड़िए हमारे साथ में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़िए। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं और मैं आशा करता हूं और भी बच्चे जो हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। बेटा जो भी वीडियो हमारे यहाँ पर चल रहा है, जिस भी क्लास में चल रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो चल रहा है, उस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट जो वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर वहां से ले सकते हैं। आप यहां से सीधा आप इस पीडीएफ का नोट्स ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व ले सकते हैं और वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ में। आज का थर्ड लेसन शुरू करते हैं, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मैं यशपाल सिंह सिसोदिया आप सबका तहे दिल से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए, ए पॉपुलरली नाउ एज द वर्ल्ड बैंक को विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। बेटा आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन अपने इन सिलेबस में नहीं है। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन जो आ रहा है डी ऑप्शन, उसमें आ रहा है बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट जाता है। आपने डी ऑप्शन राइट कर दिया होगा। यस, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने आता है, विच मूवमेंट ऑफ लॉन्च बाय महात्मा गांधी एट द लाइट ऑफ द डिप्रेशन इन 1931, यानी कि यहां पर मंदी का जो चरम काल रहा था, यानी कि आर्थिक महामंदी जो हुई थी, उस समय ऐसा कौन सा मूवमेंट चला रहे थे महात्मा गांधी, उस मूवमेंट को यहां पर चुनना है। अगर आपको पता है कि आर्थिक महामंदी किस कालक्रम में हुई थी, तो आर्थिक महामंदी का कालक्रम रहा था 1929 से लेकर 1934 के बीच। तो यहां पर सबसे अपर लेवल पर पहुंच गई थी, वो हुई थी 1931 के अंदर। तो उस समय कौन सा मूवमेंट चल रहा है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं और इनमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन है। यहां पर आपका ऑप्शन जा रहा है बी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यस, मैं आप लोगों को सुन पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, आप लोगों के खूब सारे प्यार भरे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही प्यार लुटाते रहें, दुलार लुटाते रहें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस मर्जर एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन सर किशन सिंह जी चांपावत सर का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डायरेक्टर सर चंद्रशेखर जी चांपावत सर का। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स घनश्याम जी यादव सर का। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप लोगों का। आप लोग ऐसे ही समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कार्य करते रहें और इन लोगों को जितना हो सकता है 100 of 100 मार्क्स दिलाने के लिए जो कार्य आप कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है और देश हित में आप बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। यस, यहां पर अपने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि आर्थिक महामंदी का कौन सा कारण नहीं है। आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, 4 ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन? पहला ए, एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन, यानी कृषि का अत्यधिक उत्पादन, यह आर्थिक महामंदी का कॉज है, यह कारण है, तो इसको अपन चूज नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, महंगाई बढ़ गई। नहीं, यहां पर मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी थी, तो यहां ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो नहीं का मतलब
आर्थिक महामंदी का कारण नहीं है, तो यह नहीं है, इसको हम क्वेश्चन का आंसर मानते हैं। और ये तीन जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके सामने राइट माने जाते हैं आर्थिक महामंदी के कारणों में। नहीं माना जाता वो बी ऑप्शन है, तो अपन ने इनमें से चुन लिया और आपको पता भी चल गया कि आर्थिक महामंदी का कारण कौन सा है। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते, फोर्थ की तरफ चलते हैं। What method was used to Portuguese and the Spanish of colonization of America? यानी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने के लिए स्पेनिश और पुर्तगीज ने किस प्रकार के हथकंडे अपनाए थे, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी रणनीतियां अपनाई थी जिससे कि उन्होंने उन लोगों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, वहां पर उन्होंने अपने आप को स्टेबल कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया, वहां पर उनके ऊपर अधिकार कर लिया। तो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर लिखिए, क्या ऑप्शन आपका आता है मैं चेक करके बताता हूं आपको। यस, हमने ये चार ऑप्शन पढ़े हैं, इन चारों ऑप्शन में से बी ऑप्शन आपका राइट आ रहा है। और आप में से कितने बच्चों ने ये किया है, टैबलेट के ऊपर ये सारी चीज बता रही है। बहुत सारे बच्चों ने तो एकदम राइट क्वेश्चन का आंसर दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने यहाँ पर डिफीट खाई है, कहीं ना कहीं उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर दिया है। बेटा यहाँ पर इन बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिका के उपनिवेशीकरण में पुर्तगीज और स्पेनिश ने वहां जाते ही उन्होंने रोगाणु और वायरस यानी जर्म्स और वायरस फैला दिया था। उन्होंने चिकन पॉक्स यानी कि व्हाइट चिकन पॉक्स जो है वो फैला दिया था, चेचक के दाग जो है वो फैल गए थे, वहां चेचक बीमारी फैल गई थी और इसकी वजह से अमेरिका के लोग जो है वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और इन लोगों के पास में जब ये रोगाणु था, वायरस था, तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट भी लागू कर दिया था। तो लोगों ने स्पेनिश और पुर्तगीज को अपना लिया। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो गया है। अच्छा प्रयास है आप लोगों का और मैं चाहता हूं कि आगे भी ये प्रयास बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इट इज द सिचुएशन अंडर विच वैल्यू एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट, गिव वन वर्ड। यानी कि यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है, आयात से निर्यात का मूल्य अधिक है, तो निर्यात जो है उसका मूल्य आयात से अधिक है, तो यहां अपन को फायदा होने वाला है। यानी कि जब अपन किसी माल को अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो ऐसे में अपने पास में बहुत बड़ी मात्रा में वर्ल्ड लेवल की करेंसी जो है वो देश के अंदर पहुंचती है और ऐसे में अपना डेवलपमेंट होता है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और अपन हर सेक्टर के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो यहां पर इसका ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार अधिशेष। तो व्यापार अधिशेष पहला ही ऑप्शन आपका राइट माना जाएगा। यहां पर अगर ऑप्शन आपके सामने आता है अनुकूल व्यापार, तो भी आप उसको जो है चॉइस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सामने देखिए। ऐसा कौन सा मार्ग रहा था जिससे कि क्रिश्चियनिटी जो है वो ट्रेवल कर पाई थी, यानी कि ईसाई धर्म के जो लोग थे वो यात्रा कर पाए थे। ना केवल ईसाई बल्कि इस्लामिक जो लोग थे वो भी इन मार्ग के माध्यम से यात्राएं करते थे और इन मार्गों के माध्यम से ट्रेड, ट्रांसपोर्ट्स, इसको भी डेवलप किया गया था। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा कौन सा मार्ग रहा था जो 15वीं शताब्दी के अंदर यानी 15th सेंचुरी के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था। तो आप लोगों ने अपने सिलेबस में थर्ड लेसन में भूमंडलीकृत विश्व का बनना उसमें पढ़ लिया होगा रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट। तो सी ऑप्शन आपका राइट जाता है। सिल्क रूट 3 महाद्वीपों से मिलकर बना है, यानी 3 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 3 महाद्वीपों को मिलाकर रेशम मार्ग सिल्क रूट जो है वो बना है। और ये सिल्क रूट जो है वो कौन कौन से महाद्वीप है, इसमें आता है एशिया कॉन्टिनेंट, इसके बाद यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि इन 3 महाद्वीपों को जोड़कर व्यापार भी हुआ, धार्मिक यात्राएं भी हुई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Give the one word the link national currencies for purpose in international trade, यानी कि इसके लिए एक शब्द दीजिए वे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय मुद्राओं को जोड़ते हैं। बेटा इंटरनेशनल लेवल पर जो नेशनल लेवल की करेंसी होती है इन सबको इक्वल कर देती है। जब नेशनल लेवल पर सभी देशों की मुद्राओं को जोड़ दिया जाता है तो ऐसी
पद्धति को क्या कहा जाता है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने सी ऑप्शन देख लिया आपने, ए बी सी। ए में फ्लोटिंग रेट अस्थायी दर, बी फ्लेक्सिबल रेट लचीली दर, इसके बाद एक्सचेंज रेट विनिमय दर, और फिक्स्ड रेट या निश्चित दर। तो यहां पर आपने सी ऑप्शन चुनना है, एक्सचेंज रेट यानी कि विनिमय दर। जब हम किसी वस्तु और सामग्री को खरीदते हैं और बेचते हैं, जब हम रॉ मटेरियल और स्ट्रॉन्ग मटेरियल को खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो प्राइस हम चुकाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम विनिमय दर कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पीजेंट ऑफ आयरलैंड बिकेम डिपेंडेंट ऑन, यानी कि आयरलैंड के किसान किसके ऊपर निर्भर रहे थे? तो यहाँ ए ऑप्शन आता है आलू, बी आता है इंडिको नील, सी आता है कॉफी, और डी आता है टी चाय। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पोटैटो यानी आलू आपका ऑप्शन राइट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, व्हाट वाज द यूनिक फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1920, यानी कि 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अनूठी विशेषताएं क्या रही थी? अमेरिका के अंदर खूब सारा डेवलपमेंट हुआ था बेटा 1920 के अंदर। वहां पर एक महान व्यक्तित्व आया था हेनरी फोर्ड, और हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कारखाना स्थापित किया था। फोर्ड कंपनी जो स्टेबलाइज की थी, और फोर्ड कारखाने से मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी जो वो डेवलप हो गई थी, वहां पर इतना डेवलपमेंट हुआ, वहां पर एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया कि लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी होने लग गई थी। और ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन बनता है 1920 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या रही थी? तो यहां पर आप बताइए, मैंने जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर बताया, क्वांटिटी प्रोडक्शन यानी कि मात्रात्मक उत्पादन हुआ था, या मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ था, या क्वालिटी प्रोडक्शन यानी गुणवत्तापूर्ण जो है उत्पादन हुआ था, या प्रोडक्शन बाय मास यानी कि जनता द्वारा उत्पादन हुआ था? तो यहाँ पर बड़े स्तर पर उत्पादन हुआ है, तो यहाँ मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इकोनॉमिस्ट has indefinitely free type of law with international economy exchange which war given is not a part of that flow, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आदान प्रदान के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रवाह यानी 3 प्रकार की गतिविधियां जो है उसको उन्होंने स्टेबल किया था। ऐसी 3 कौन सी गतिविधियां हैं जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर जाए, हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाए? तो इकोनॉमी ग्रोथ करने के लिए 3 गतिविधियां इंपोर्टेंट होती है, और कौन कौन सी है वो 3 गतिविधियां पढ़ते हैं। ए ऑप्शन द फ्लो ऑफ ट्रेड यानी व्यापार प्रवाह, सही है, व्यापार जरूरी है। अगर अर्थव्यवस्था को डेवलप करना है तो ट्रेड सिस्टम होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मूवमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी का संचलन। पूंजी के बिना क्या कोई वस्तु सामग्री खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है? नहीं। तो पूंजी यानी कि करेंसी मनी भी जरूरी है। थर्ड ऑप्शन है द फ्लो ऑफ लेबर यानी श्रम का प्रवाह। हाँ, लेबर के बिना क्या किसी वर्क को किया जा सकता है, किसी भी कार्य को पूर्ण किया जा सकता है? नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है। तो चौथा ऑप्शन है द फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी का प्रवाह, यह ऑप्शन रॉन्ग है, और यहां पर अपने डी ऑप्शन जो है वो राइट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन विच वन ऑफ फ्लो कंट्रीज was mass production in important features of the 1920s, यानी 1920 के दशक में निम्नलिखित कौन सा देश बड़े पैमाने पर उत्पादन में एक महत्वपूर्ण विशेषता स्थापित करने में साबित कर चुका था? तो यहां पर अपन को बताना 1920 के दशक में ऐसा कौन सा देश था जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा उसने ट्रेड सिस्टम जो डेवलप किया, सबसे ज्यादा मात्रा में मैकेनिज्म और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। बेटा आप लोगों के लिए गुरुन ऑनलाइन क्लास लेके आया है, आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे डाउट का सॉल्यूशन लेके आया है, और आप लोगों से केवल एक ही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए हमारे चैनल के इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए। यस, अधिकांश बच्चों ने इसमें पॉजिटिव जो है वो आंसर दिया है। हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के अंदर ही जो है हेनरी फोर्ड ने फोर्ड कारखाना जो वो स्टेबलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट
collapsed and was replaced by which न्यू सिस्टम, यानी कि स्थिर विनिमय दर की प्रणाली ध्वस्त हो गई और उसका स्थान किस प्रणाली ने ले लिया? तो स्थिर विनिमय दर समाप्त हो गया तो अस्थिर विनिमय दर जो है यहां पर स्थापित हो जाएगी। तो यहां हाँ ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। यस बेटा, आपके सामने ऑप्शन आता है 12, इसमें अंदर मैंने आपको बता दिया स्थिर विनिमय दर में ध्वस्त हो गई तो ऐसे में कौन सा स्थान ले लिया था? तो यहाँ पर आपका आता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, यानी कि अस्थायी विनिमय दर। ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 13। यस, 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द यूएस अटेम्प्ट ऑफ प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमी इन द डिप्रेशन बाय द डबलिंग, यानी कि अमेरिका ने मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को दुगुना करने के लिए, बचाने के लिए क्या प्रयास किया था? तो यहाँ पर अमेरिका ने आयात जो भी सामग्रियां आ रही थी, जो भी अमेरिका में जो है इंपोर्ट ड्यूटीज आ रही थी, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो रेट बढ़ा दी, उनके ऊपर शुल्क बढ़ा दिया था, टैक्स बढ़ा दिया था, तो आयात शुल्क में वृद्धि कर दी थी। तो ये बी ऑप्शन आपका राइट जाता है। अमेरिका ने मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को दुगुना करके बचाने के लिए ये ऑप्शन अपनाया था। तो ये बी ऑप्शन राइट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली to American in 19th century identify the correct reason from the following option, यानी कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों ने अमेरिका की तरफ भागदौड़ क्यों कर ली थी? यूरोप के लोग सारे के सारे अमेरिका क्यों पहुंचने लगे थे? तो आपको यहाँ पर सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन आता है ड्यू टू गोल्ड रश, यानी कि सोने की भीड़ के कारण, यानी सोना प्राप्त हुआ इसलिए गए। नहीं, ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा हुआ ही नहीं है, ना ही इसके बारे में कभी पढ़ा है। पॉवर्टी एंड डिसीज, यानी कि गरीबी और बीमारी की वजह से, हाँ, यूरोपियन लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे थे और यूरोपीय लोग जो है यहाँ पुअर जो है कंडीशन जो है हो गई थी और इस वजह से यहाँ से लोग जो है वहां पर चले गए थे और यहाँ खूब सारी डिसीज यानी बीमारियां जो है वो फैल गई थी। तो हम ये कह सकते हैं गरीबी और बीमारी के कारण से ही यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे वो लोग अमेरिका स्टेबलाइज होने लगे थे, वहां जाके बसने लगे थे। फ्रांसीसी क्रांति और वियतनाम के युद्ध, इसका कोई तुक नहीं है। तो 14 क्वेश्चन भी रेडी हो चुका है। हमारा इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर, ध्यान दीजिए। वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टेड आइटम फ्रॉम इंडिया एंड इट वाज द मेनली एक्सपोर्टेड टू चाइना, यानी कि भारत से निर्यात की जाने वाली सबसे बड़ी वस्तु कौन सी थी जो मुख्य रूप से चीन में निर्यात की जा रही थी? यानी भारत से जो सामग्री बड़े स्तर पर प्रोडक्शन था उसका और यहां से वो सामग्री चीन भेजी जा रही थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन टी चाय, सेकंड ऑप्शन है अफीम, सी ऑप्शन है आपके थर्ड ऑप्शन कॉफी और डी ऑप्शन है तंबाकू, यानी कि यहां पर आपको सीधा सीधा ऑप्शन आपके बी जाता है अफीम। अफीम का प्रोडक्शन भारत में बहुत ज्यादा हो रहा था और यहां से ये अफीम जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था चाइना। तो यहां अपना थर्ड लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे अपन मिलेंगे आपसे और तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय राम जी की, आदाब, नमस्ते, वड़कम, धन्यवाद। आप मेरी क्लास के बाद ललित जी सर से मिलेंगे और वो आपकी साइंस बायो की क्लास लेने वाले हैं, जो खूब एक्सपीरियंस रखते हैं और शेयर करेंगे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस। आप लोगों के सामने हम लोग ऐसे ही कड़ी मेहनत करते रहेंगे और इसी से हमें हौसला मिलता रहेगा। बस आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार लुटाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं साइंस की क्लास। मैं ललित सिंगोदिया आपके सामने गुरुन के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एमडीएस परिवार की ओर से आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। टीचिंग में मेरा एक्सपीरियंस लगभग 14 साल का है। हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, जो कह रहा है द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। यानी बच्चों यहाँ कहना चाह रहा है कि प्लाज्मोडियम के प्रजनन के समय एक सेल में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बन जाती है। जब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की तो हम देखते हैं प्लाज्मोडियम में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स बन जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? बस ये क्वेश्चन आपसे यही कहना चाह रहा है। तो इसका सीधा सा आंसर हमारे पास हो जाएगा ए ऑप्शन, मल्टीपल फिजन। यानी बहुत से पार्ट्स में ये सेल्स क्या हो जाती है बेटा, टूट जाती है।
जबकि बडिंग किस में आ जाएगा, बडिंग हमारे पास हो जाता है हाइड्रा के अंदर, जिसके अंदर छोटी सी एक बड बनती है। जैसे हम देखते हैं ये हाइड्रा हमारे पास है, इस हाइड्रा में हमारे पास यहाँ छोटी सी बड बनती है, तो बडिंग का सीधा सीधा हाइड्रा चला जाएगा। बाइनरी फिजन हम देखते हैं लेशमानिया के अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा कि हम जानते हैं कि एक अमीबा होता है वो दो पार्ट्स में टूट जाता है, केवल एक अमीबा का दो पार्ट्स में टूटना, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। और रिडक्शन डिवीजन तो हमारे पास क्या है बेटा कि ये सेल डिवीजन का एक पार्ट है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, विच इज in the list of organism given below those that reproduce by the asexually method, यानी इनमें से कौन सा जो है asexually रिप्रोडक्शन करता है। देखिए स्टूडेंट्स, asexually का मीन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट्स की नीड होती है। asexual रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है कि ओनली अ सिंगल पेरेंट इज नीडेड, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज नीडेड, यानी केवल एक ही पेरेंट की नीड होती है। जबकि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो हम जानते हैं कि इसमें मेल की भी रिक्वायरमेंट होती है और इसी तरह हमारे पास फीमेल पेरेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये क्वेश्चन हमने क्या कहना चाह रहा है, केवल और केवल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना चाहता है। हम जानते हैं बनाना के अंदर ऐसा होता है, लेकिन डॉग में तो ऐसा नहीं होता है। डॉग में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, और दोनों के फ्यूजन से हमारे पास क्या होता है बेटा, जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और इस तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होता है। हम बात करते हैं यीस्ट में ऐसा होता है, और अमीजा जो हमारे पास प्रोटोजोवन है उसके अंदर ऐसा होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हमारे पास डी ऑप्शन में आ रहा है। तो हमारे पास चलते हैं बेटा हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कहना चाह रहा है, टू विच टाइप ऑफ डिजीज ट्राइकोमोनियसिस बिलोंग्स। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर हम देखते हैं एड्स भी आता है, लंग्स डिजीज तो आती नहीं है, एसटीडी इसका नाम है, और कैंसर है। देखिए बेटा, ट्राइकोमोनियसिस क्या होता है, किस प्रकार की बीमारी से संबंधित है, ये संबंधित है एसटीडी से, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर इसी का एक टाइप है ट्राइकोमोनियसिस। और ये किससे होता है बेटा, ये हमारे पास ट्रिपोनेमा ट्राइकोमोनियसिस ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस से होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, बाइनरी फिजन इन सम ऑर्गेनिज्म अकर्स इन डेफिनेट ओरिएंटेशन, यानी बाइनरी फिजन अभी हमने देखा था। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का दो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक डाउन होना, यानी एक ऑर्गेनिज्म का दो ऑर्गेनिज्म में टूट जाना। तो बाइनरी फिजन अब हमें क्या कह रहा है, डेफिनेट ओरिएंटेशन में हो रहा है। तो डेफिनेट ओरिएंटेशन में किसमें होता है, लेशमानिया में होता है। तो देखिए बेटा, इस टाइप का जो लेशमानिया होता है उसके अंदर क्या होता है, एक यूनिक डायरेक्शन में, वो एक यूनिक डायरेक्शन में इसमें क्या होता है बेटा, बाइनरी फिजन होता है, और एक लेशमानिया हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, दो लेशमानिया में टूट जाता है इस टाइप से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा लेशमानिया में। थर्ड हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधन की बाधा विधि का चयन है, यानी इंग्लिश में ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, सेलेक्ट द बैरियर मेथड। हमें कौन सा मेथड चूज करना है, बैरियर मेथड, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। इस चैप्टर में हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स भी हैं, जिसके अंदर हमारे अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है। पहला है कॉपर टी, सेकंड है ओरल पिल्स, थर्ड है सर्वाइकल कैप्स, और फोर्थ है ट्यूबेक्टोमी। तो बेटा इसके अंदर हमें ये देखना है कि कौन सा बैरियर मेथड है। जब हम बैरियर मेथड को देखते हैं तो इसका क्या होता है बेटा, किसी भी तरह का इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो बैरियर मेथड में हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सर्वाइकल कैप, जो कि सर्विक्स वाले रीजन में केवल और केवल कैप के फॉर्म में लग जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल नहीं पाते, उनके फ्यूजन नहीं हो पाता, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। जबकि बाकी जो अदर मेथड्स हैं हमारे पास, वो बैरियर मेथड नहीं है। ओरल पिल्स की हम बात करें तो ये तो केमिकल है, जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल होती है। इसी तरह ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी आपने नाम सुना होगा। ट्यूबेक्टोमी किसमें की जाती है, ट्यूबेक्टोमी की जाती है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, फीमेल की ओविडक्ट को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, उसे टाई कर दिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है। लेकिन इसी टाइप से आपने एक और नाम सुना होगा, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी किसमें किया जाता है, ये किया जाता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या किया जाता है बेटा, वास्ट डिफरेंस के एक पार्ट को कट करके उसे बांध दिया जाता है। तो हमारे सामने इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सर्वाइकल कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। अभी अभी हमने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस ओनली अ सिंगल पेरेंट इज नीडेड। इसके अंदर केवल और केवल एक पेरेंट की नीड होती है, वेरिएशंस नहीं आते। क्यों, क्योंकि मेल गैमेट नहीं बनता, फीमेल गैमेट नहीं बनता, और केवल क्या होता है, एक ही पेरेंट से क्या हो जाता है, नई ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। हमारा इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जब हम बात करते हैं बडिंग, इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हमारे पास बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है। यहां कहना चाह रहा है बडिंग से किसमें होता है, तो अभी अभी हमने देखा था कुछ एक दो क्वेश्चन पहले कि बडिंग का एक एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा आया था, एक एग्जांपल हमारे पास होता है यीस्ट के अंदर। जबकि अमीबा में क्या होता है, अमीबा में बाइनरी फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है। प्लाज्मोडियम में हमने देख लिया मल्टीपल फिजन होता है, एक प्लाज्मोडियम बहुत सारे प्लाज्मोडियम में इंटरनली डिवाइड हो जाता है। लेशमानिया के अंदर बाइनरी फिजन होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करिए और लाइक कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास के बेस पे भी, से अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, पोलन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो पोलन ग्रेन्स जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होती है। हम बात करते हैं, क्या वो हैवी स्टिकी होते हैं, नहीं। वो किस टाइप के होते हैं बेटा, लाइट और स्पॉन्जी। क्योंकि जितने लाइट होंगे, जितने स्पॉन्जी होंगे, वो एयर के अंदर क्या करेंगे बेटा, ट्रेवल करेंगे। एयर के अंदर ट्रेवल करने से वो क्या हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे हमारे पास मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ जाएंगे। जब हम एक फ्लावर के अंदर देखते हैं, इस तरह से हमारे पास क्या होता है, फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होता है और फ्लावर के अंदर ही कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की तरफ अगर एयर से पॉलिनेशन होगा तो वो कैसे होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, स्पॉन्जी होने चाहिए। अगर वो हैवी होंगे तो ट्रेवल नहीं करेंगे। इस टाइप का हमारे पास किसमें होता है, इस टाइप का हमारे पास होता है मेज के अंदर। तो ध्यान रखना, इसका एक एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकता है, मेज के अंदर ऐसा होता है, राइस के अंदर ऐसा होता है। ये इसके एग्जांपल हैं विंड पॉलिनेटेड। जबकि जब हम बात करें इंसेक्ट पॉलिनेशन में, तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में हमारे पास कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, चिपचिपे होने चाहिए, जो कि क्या करें, इंसेक्ट के टच हो जाए, स्टिक हो जाए और फिर वो ट्रेवल करके नेक्स्ट फ्लावर पे पहुंच जाए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन कहां होता है। जब हम देखते हैं फीमेल के अंदर, देखिए ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर में ये हमारे पास यहाँ पे जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ये हमारे पास ओवरी होती है, यहाँ पे हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ओवरी होती है। यहाँ पे हम बात करें, ये हमारे पास यूट्रस है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये ओविडक्ट है और ये हमारे पास क्या है बेटा, ओवरी है। जब हम बात करते हैं इस ओवरी के अंदर, तो इस ओवरी के जब हम देखते हैं 3 पार्ट होते हैं। इस ओवरी का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के इम्पुला वाले पार्ट में एग्जैक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओविडक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब का स्पेसिफिक पार्ट कौन सा होता है, इम्पुला वाला पार्ट, राइट। इस पार्ट के अंदर एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब हम बात करते हैं साइंस के बारे में तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको डायग्राम विथ डायग्राम वो आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब देखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन का मीन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मीन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। यानी हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना। जब मेल और फीमेल गैमेट, ये भी हमारे पास हैप्लॉइड होता है,
ये भी हमारे पास हैप्लॉइड होता है, और दोनों जब मिलते हैं तो हमारे पास डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जायगोट कहते हैं। और इसी जायगोट के अंदर, लेकिन कई बार ये फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी में होता है, तब हम उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारे पास कहां होता है, ये हमारे पास फिश के अंदर और फ्रॉग के अंदर होता है, जिसके अंदर उनकी मेल्स अपने स्पर्म्स बाहर स्प्रेड कर देते हैं, फीमेल्स भी अपने ओवा जो है वो बाहर स्प्रेड कर देते हैं, उनका फ्यूजन एक्सटर्नल मीडियम में होता है। सो दैट द आंसर इज कॉल्ड फिश एंड फ्रॉग, यानी हमारे पास मछलियों और मेंढक में तो ऐसा ही होता है। बाकी जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ना एक ऑप्शन इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का दिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, तो किसी फ्लावर के अंदर हमारे पास कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे पास गैमीट बनाता है, मेल गैमीट कौन बनाता है, फीमेल गैमीट कौन बनाता है। तो हम एक फ्लावर की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमारे पास उसका फीमेल पार्ट है, इसके बाद यहाँ पर एक मेल पार्ट होता है। अभी हमने देखा ये किसी प्लांट का, किसी फ्लावर का फीमेल पार्ट है। मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं जिसके अंदर हम हिंदी में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इस पार्ट को हम मादा भाग कहते हैं। ये पार्ट हमारे पास अंडप है, ये हमारे पास पुंकेसर है। यहां पर हम कुछ और पार्ट भी देखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं हमारे पास पेटल्स। क्या कहते हैं बेटा, पेटल्स। और बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं जी। अब इसको हम थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। जब हम एक पुष्प को देखते हैं तो पुष्प के अंदर हम सबसे बाहर क्या देखते हैं, बाह्य दल, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सेपल्स। फिर हम क्या देखते हैं बेटा, इसके बाद हम देखते हैं दल, जिसको हम पेटल्स कहते हैं। इसके बाद ये मेल पार्ट है जिसे हम पुंकेसर, स्टेमन्स कह सकते हैं। और इसी तरह फीमेल पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं बेटा, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बना हुआ मादा भाग। तो फूल के कौन से भाग हैं जहां पर हमारे पास नर और मादा हमारे पास युग्मकों का निर्माण होता है। अभी अभी हमने देखा कि नर भाग में कौन कौन से होते हैं, स्टेमिन्स होते हैं, जिन्हें हम पुंकेसर कहते हैं। ये हमारे पास एक स्टेमिन है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पुंकेसर कहते हैं। तो इसके तीन पार्ट जरा देख लो। इसको हम कहते हैं परागकोश, जिसके अंदर परागकण बनते हैं। ये हमारे पास पुतंतु है। कौन है बेटा, पुतंतु। ठीक है, ये हमारे पास परागकोश, पुतंतु। और ये हमारे पास कौन सा पार्ट है बेटा, योजी। जब इंग्लिश में हम इसे देखते हैं तो एंथर में हमारे पास एंथर फिलामेंट और कनेक्टर, दैट इज कॉल्ड एंथर, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर और दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, राइट। अब हम फीमेल पार्ट की तरफ देखते हैं तो हमारे पास अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं कि नर युग्मक कहां बनते हैं, नर युग्मक हमारे परागकोश में बनेंगे, और जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्टेमिन्स कहते हैं। और मादा भाग हमारे, मादा कहां बनेंगे बेटा, मादा युग्मक हमारे अंडाशय में बनेंगे। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा जहां पर हमारे पास एंथर और ओवरी, राइट। तो एक फूल में नर हमारे पास एंथर में बनेंगे और मादा भाग हमारे पास कहां बनेगा बेटा, ओवरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंटिन्यू द स्पीशीज। उनकी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन यानी जनन आवश्यक है। तभी तो एक जाति आपने देखा होगा जो कंटिन्यू, किसी भी जंतु को, किसी भी जीव को आप देखते हो तो उनकी निरंतरता क्यों बनी रहती है, वो इस संसार में क्यों है, केवल और केवल रिप्रोडक्शन के कारण। ये हमसे पूछ रहा है कि क्यों जरूरी है, तो हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी द स्पीशीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जानवर का जो बच्चा है वो जानवर, जैसे गाय का बच्चा गाय होता है, इसी तरीके से रिप्रोडक्शन जाति की निरंतर, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो एक्सटिंक्शन हो जाएगा, उस पूरी की पूरी जाति का क्या हो जाएगा बेटा, एक्सटिंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है अ बाइसेक्सुअल फ्लावर कंटेन। अब देखिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया जाए, और सारे तरह के क्वेश्चंस आपको इस स्लाइड में मिल रहे होंगे। मैं हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतनी अच्छी स्लाइड्स उन्होंने बनाई है। देखिए, अ सेक्सुअल फ्लावर कंटेन, एक सेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल मींस एक ही फ्लावर में हमारे पास दोनों पार्ट होंगे। यानी कुछ हमारे पास फ्लावर कौन से होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल मींस जिनके अंदर कौन केवल और केवल एक पार्ट होता है, या तो मेल पार्ट होगा
या फीमेल पार्ट होगा। बट जब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में बोथ हमारे पास उस फ्लावर के अंदर स्टेमिन्स भी होंगे, कार्पल भी होंगे, यानी हमारे पास उसके अंदर पुंकेसर भी होंगे और उसके अंदर हमारे पास अंडाशय और मादा भाग भी उपस्थित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज द एंथर कंटेन, यानी जब हम बात करते हैं हमारे पास एक एंथर में क्या होता है, अभी अभी हमने देखा एक एंथर के अंदर पराग कोश के अंदर, देखिए ये हमारे पास स्टेमिन है, स्टेमिन के अंदर हमारे पास ये पराग कोश है। इस पराग कोश के अंदर क्या होता है बेटा, इस पराग कोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। यहाँ पे थोड़े से दो क्वेश्चन हम थोड़े और देख लेते हैं। पराग कोश हमारे पास द्विगुणित संरचना है, जबकि पराग कण हमारे पास अगुणित संरचना है। तो पराग कोशों में शामिल है, तो पराग कोश में क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जो कि क्या होता है बेटा, मेल गैमीट होता है, विच इज कॉल्ड मेल गैमीट, यानी हम इसको हिंदी में कह सकते हैं यही हमारे क्या होते हैं, नर युग्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, जबकि तीनों हमारे पास क्या है, ओव्यूल, सेपल और कार्पल, ये तीनों हमारे पास क्या है बेटा, प्लांट के फीमेल, यानी हम फ्लावर के फीमेल पार्ट होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, तो सिफिलिस किससे कॉज्ड होता है, ये हमारे पास एसटीडी होता है बेटा। जब हमने बात की थी डिजीज की, तो इसे हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इस एसटीडी के अंदर हमने बहुत से देखे थे, गोनेरिया देखा था, सिफिलिस देखा था, ट्रिपोनेमा पैलिड्रम, ये किससे होता है बेटा, सिफिलिस होता है हमारे पास बैक्टीरिया से, ट्रिपोनेमा पैलिड्रम हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है। इस ट्रिपोनेमा पैलिड्रम बैक्टीरिया से सिफिलिस होता है, विच इज कॉल्ड एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या यौन संचरित रोग। हिंदी में जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा, यौन संचरित रोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, आगे बात करते हैं। When a organism breaks into a number of parts, यानी एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे नंबर्स में टूट जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, which is a type of reproduction asexually. तो when an organism breaks into a number of parts and each part develop into a individual, यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है और हर पार्ट क्या करता है बेटा, रीजनरेट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब कोई जीव कई भागों में टूट जाता है, प्रत्येक भाग नया बना लेता है, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन, जो कि आपने देखा होगा, जो कि आपने प्लेनेरिया में देखा होगा, इस टाइप का प्लेनेरिया होता है। इस प्लेनेरिया के आप जितने टुकड़े करेंगे उतने नए प्लेनेरिया ये बना लेगा, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। लॉस्ट पार्ट जो होता है उसके अंदर लॉस्ट पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म को बना लेता है, जबकि बडिंग अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, विच इज प्रेजेंट इन हाइड्रा। बात करते हैं बाइनरी फिजन, अमीबा में भी हमने देखा और हमने लेशमानिया के अंदर भी देखा। स्पोर फॉर्मेशन स्पेसिफिक कैरेक्टर है फंजाई का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निषेचन की प्रक्रिया है। देखिए निषेचन हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो हमारे पास मेल गैमेट होता है जब वो फीमेल गैमेट से मिल जाता है तो हमें पता है कि ये जायगोट बना देता है जो कि डिप्लॉयड होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या है, ओनली द फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना। जब हम एनिमल्स की बात करें, जब हम जंतुओं की बात करें, तब हम बात करते हैं शुक्राणुओं की, अंडाणुओं की, शुक्राणुओं की और अंडाणु की। लेकिन जब हम पौधे की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पराग कणों की और अंडकों की। चलिए इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट नहीं, एडेंशन ऑफ मेल एंड नो, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स नहीं, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी मेल और फीमेल न्यूक्लियाई का मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस इन द स्क्रोटम बिकॉज इट्स हेल्प। हमारे पास ये क्वेश्चन आया है कि जो स्क्रोटम होता है जिसके अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं ये क्या काम करते हैं। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं
इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये जो टेस्टिस होते हैं विच इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये हमारे पास क्या बनाते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये हमारी पेल्विक कैविटी के नीचे की तरफ रहते हैं, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को कम करते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाए, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स का ये वर्क करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? Which of the following not a part of female reproductive system? अभी अभी हमने डायग्राम के थ्रू देखा था, जब हमने इस टाइप से हमने डायग्राम बनाया था, तो हमने इस टाइप से ये डायग्राम हमने देखा था, कौन कौन से पार्ट्स इसमें कंबाइंड थे। जब हमने बात करी थी तो ये हमने क्या कह दिया था, यूट्रस था, ये हमारे पास क्या थी, फैलोपियन ट्यूब थी, ये हमारे पास ओवरी यहाँ प्रेजेंट थी, ये हमारे पास जब हमने ऐसा डायग्राम बनाया था, यहाँ हमारे पास ओवरी थी, यूट्रस था, फैलोपियन ट्यूब था, कौन सा नहीं था, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, वास डिफरेंस, विच इज द रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ये नर मादा, जिसे हम क्या कहते हैं, नर जनन तंत्र का एक भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हार्मोन जन्म के दौरान गर्भावस्था के संकुचन का कारण बनता है? तो विच हार्मोन कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग बर्थ? इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन, देखिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है, इसे मिल्क इजैकुलेशन हार्मोन भी कहते हैं। मिल्क इजैकुलेशन का मतलब ये दुग्ध स्त्रावण हार्मोन भी होता है। जब प्रेगनेंसी पीरियड कंप्लीट होती है, जब पार्चुरेशन होता है, यानी जब प्रसव होता है, जब बच्चा बाहर की तरफ निकल जाता है, उस समय स्वतः ही दुग्ध का स्त्रवण होता है, उसे हम कहते हैं मिल्क इजैकुलेशन। यानी ऑक्सीटोसिन के 2 काम हो गए, एक तो ये क्या करता है, प्यूबिक सिंपाइसिस करता है, तीव्र संकुचन करता है, गर्भाशय के अंदर, तीव्र यूट्रस के अंदर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे बेबी बाहर निकलता है। दूसरा मिल्क इजैकुलेशन है, इसीलिए इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं बेटा, बर्थ हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये हमारी स्लाइड यहां कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि हमें संजना मैम आगे की तरफ लीड करेगी। धन्यवाद। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था रियल नंबर, और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। देखो, कल हमने बताया था कि रियल नंबर से आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही सिमिलरली इस चैप्टर से भी आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे, जिनकी जो नंबर रहेंगे वो रहेंगे 4। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो एक आपका एमसीक्यू रहेगा, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल आपके इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो पीपीटी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लेना। अब हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, इससे 100% क्वेश्चन आपका इसी के अंदर से आएगा। आप जो है इसको देखने के साथ साथ सॉल्व भी करना, क्योंकि मैथ को देखने से ज्यादा साथ में सॉल्व करने से ही आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी पेंसिल लेके साथ में बैठ जाइए, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख के बताना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x square plus 11x minus 4, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is। हिंदी में दे रखा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद हैं, ये आपको दे रखा है इसका बहुपद। अब देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली में हम थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज पढ़ लेते हैं। जैसे बहुपद, तो बहुपद क्या है? बहुपद एक्चुअली में बच्चों होता है कि जिसके अंदर कुछ एक टर्म्स कंडीशन होती हैं, यानी कि एक से ज्यादा पद हो और एल्जेब्रिक फॉर्म हो और नंबर्स हो, फिर उसके बाद में उनकी घात के रूप में यानी डिग्री के रूप में दे रखा हो। डिग्री में भी एक कंडीशन होती है, यानी कि जो आपकी घात है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ओनली धनात्मक होनी चाहिए। अगर इस टाइप की कंडीशन फॉलो होती है तो वो आपके किस में आते हैं? बहुपद में आते हैं। तो अब यहाँ पर ये बोला है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है, अब ये जो बहुपद है वो डिग्री के अकॉर्डिंग बहुत सारे टाइप के होते हैं। अगर आपकी डिग्री 1 है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, अगर आपकी डिग्री 2 है
तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री थर्ड दे रखी है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे ही इसको हिंदी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम रैखिक बहुपद, दूसरे को बोलेंगे द्विघात बहुपद, एंड 3 घात दे रखी होगी तो हम उसको बोलेंगे त्रिघात। ठीक है, अगर घात को 4 बढ़ा दे तो उसको बोल देंगे चतुर्घात। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अब इसमें हमें फाइंड करना है 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे पता है एल्फा और बीटा इसके क्या हैं, जीरोस हैं। जीरोस का मतलब शून्यांक है। तो हमें पहले इस बहुपद को सॉल्व करके इनके क्या निकालने होंगे, जीरोस। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए 3 इंटू माइनस 4, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर तो आए 12 माइनस के, एंड ऐड करने पर आए 11। ऐसे दो नंबर सोचो जिनको गुणा करने पर तो 12 आए माइनस का और जोड़ने पर क्या आए 11। तो बच्चों वो दो नंबर होते हैं हमारे पास, एक नंबर तो हो जाएगा 6 एंड एक नंबर हो जाएगा 5। अब आप देखो यहां पर जो ऐड है वो दोनों प्लस का है और दोनों का मल्टीप्लाई क्या है माइनस का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 11x, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये हो जाएगा 4 3 जा 12। 4 और 3 को ऐड करने पर 7x हो जाएगा। और इसको हेलो 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 देखो, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 11, तो ये हो जाएगा माइनस के 11 अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि क्या है 3। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हिंदी में बोलते हैं शून्यांकों का गुणा, जो कि होता है c अपॉन ए, यानी कि c अपॉन ए। अब यहाँ पे बच्चों c की वैल्यू क्या दे रखी है, जो अचर संख्या है वो क्या है हमारी -4, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन 3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हमें फाइंड करना है 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखो यहाँ पर 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे नीचे का मल्टीप्लाई क्या होगा अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे बीटा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर आएगा अल्फा। तो यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी, सम ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों का योग दे रखा था माइनस के 11 अपॉन 3, ये वैल्यू है हमारे पास माइनस के 11 अपॉन 3 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास माइनस के 4 अपॉन 3, तो ये हम निकाल देंगे माइनस के 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 11 अपॉन 4। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 11 अपॉन 4 ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद जिसका शून्यांक 5 और -3 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, उसका द्विघात समीकरण निकालना है। यानी कि इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -5 एंड -3। तो जीरोस की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग गुणा एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा। अब हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दे रखी है कि जो शून्यांकों का पहला शून्यांक और दूसरा शून्यांक दे रखा है 5 एंड -3, यानी अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 5 एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है -3। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपके पास 5 -3, ये आ जाएगा 2 एंड अल्फा डॉट बीटा, यानी कि अल्फा का बीटा के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 गुणा -3, यानी कि ये आया -15। तो जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे वापस पुट करेंगे। तो हमारे पास शून्यांकों का योग निकल के आया 2 और गुणा निकल के आया -15। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों के योग की वैल्यू 2x प्लस शून्यांकों का गुणा क्या निकल के आया 15। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके, काफी सारे बच्चों ने आंसर भी सही दिए हैं। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इक्वेशन आपकी वही सेम है जो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखी थी, बस वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा की वैल्यू बतानी है, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इक्वेशन गिवन है, आपकी इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, और यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको निकालना है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था कि शून्यांकों का योग बराबर होता है माइनस के b अपॉन ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के b अपॉन ए, और माइनस के b अपॉन ए क्या हो जाएगा -11/3। वैसे ही अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे, यानी कि शून्यांकों का गुणा जो कि होता है c अपॉन ए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4/3। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो सभी लोग जानते हो ना, 8th 9th सारी क्लासों में आती है। 8th में ये आइडेंटिटी दे रखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं इसकी और इसकी वैल्यू निकालती हूँ तो ये होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगी ना बच्चों। ओके, तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या निकालनी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं सिमिलरली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब जो भी शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणा की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करने पर हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है माइनस के 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस के 4/3। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 का स्क्वायर होता है 121/9 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8/3। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आएगा 9 की टेबल में 9 आता है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 to 1
प्लस 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई जब 8 से किया तो 3 8 जा 24, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर ये हो जाएगा 5, ये होगा 6 एंड 1/9। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर 165 ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर आ रहा था 165, तो यहाँ पे ऑप्शन है 145 एंड ये, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो टोटल है ये आएगा आपका 145, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 145/9। अच्छा, इससे अब आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then the value of k, यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्य 2 है, यानी कि उसने बोल रखा है कि जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसका एक शून्यांक क्या है 2 है, तो हमें ये पूछा है तो k का मान क्या होगा, यानी कि जो शून्यांक होता है वो उस द्विघात समीकरण में जब हम पुट करते हैं यानी कि रखते हैं तो उस पूरी द्विघात समीकरण का मान क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, यानी कि उस इक्वेशन में हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो जब इस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो ये आएगा fx इक्वल्स टू, हमें क्या दे रखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k, तो हम यहाँ जब x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 0 क्यों आया बच्चों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि 2 इसका क्या है एक शून्यांक है, यानी कि 2 को रखने पर इस पूरी इक्वेशन का हल जो आएगा वो क्या आएगा शून्य। तो अब हम यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 2 तिया 6 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो यह आ जाएगा 10 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपकी k की वैल्यू निकल के आएगी k इक्वल्स टू -10। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाँ, काफी सारे 70% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ओके, चलो ठीक है। अब आप अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ -2 and 3 आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो है आपके क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट भी हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है, आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, देन हमें यहाँ पर फाइंड करना है यदि -2 और 3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस बी के शून्यांक हैं, यानी कि ये इसके क्या दे रखे हैं शून्यांकों के हल दे रखे हैं, यानी कि आप मान सकते हो कि अल्फा इक्वल्स टू दे रखा है -2 एंड बीटा इक्वल्स टू दे रखा है 3। अल्फा और बीटा क्या होते हैं बच्चों, ये इसके क्या होते हैं द्विघात समीकरण के शून्यांक होते हैं। तो यहाँ पर इसने बोला है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू -2 और 3 है, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। आपको पता है कि जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू होता है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यही समीकरण होता है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो सम ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का योग होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस की जगह क्या दे रखा है a प्लस 1, और कांस्टेंट यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह क्या दे रखा है b। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका a प्लस 1। यहां से कंपेयर कर लिया, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस बी।
अब अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करने पर ये आएगा माइनस के 2 + 3 a + 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा माइनस के 1 a + 1। जब 1 ये इधर आएगा तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, -2। ओके, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, वो दे रखा है अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू दे रखा है बी। तो अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -2 × 3 इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू बी। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। a की वैल्यू निकल कर आई है -2 एंड b की वैल्यू निकल के आई है -6। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। ओके, अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन दे रखा है द पॉलिनोमियल 9x² + 6x + 4 हैज, यानी कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर इसके जो आंसर निकल के आएंगे, आंसर यानी कि शून्यांक निकल के आएंगे, वो क्या है, दोनों रियल जीरोज हैं, 1 रियल जीरो है, नो रियल जीरोज हैं या मैनी रियल जीरोज हैं। तो पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें दे रखा है 9x² + 6x + 4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -के b/a। ये दे रखी है इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू के b की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, के b की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में 6/a की वैल्यू दे रखी है 9। 3 से कट किया 2 टाइम, 3 से कट किया 3 टाइम। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आया आपका के 2/3। ओके, अब अल्फा डॉट बीटा जब हम फाइंड करेंगे तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। c की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 4/9। इसको कट नहीं कर सकते, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है, 4/9। तो अब आप लोग देखो, ये भी एक रियल वैल्यू है एंड ये भी एक रियल वैल्यू है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2 रियल जीरोज, यानी कि दोनों ही आंसर क्या है, रियल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² - 6x + 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यानी कि क्वेश्चन हिंदी में दे रखा है आपको, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, इसी के ये यहाँ पे मिसप्रिंट दे रखा है, ये पावर है इसकी, x² - 6x + 8 के शून्यांक हैं, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। ओके, चलो ठीक है। इक्वेशन दे रखी है x² - 6x + 8। तो आपको पता है इससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका बच्चों के b/a। माइनस को सिमिलर लिखो, b की वैल्यू है हमारे पास के 6/a की वैल्यू दे रखी है 1। तो यहां से आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आई 6। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। c की वैल्यू दे रखी है आपको 8 एंड a की वैल्यू है 1। तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आई 8। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी हमें पता है, हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा दूसरे ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा डॉट बीटा। अब देखो बच्चों, इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू पता है, बट हमें इसकी वैल्यू नहीं पता। बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हमने एक आइडेंटिटी लिखी थी ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बताया था ना। तो वही आइडेंटिटी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसको हम लिख सकते हैं
अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इसकी जगह लिख देंगे ये आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा और माइनस के अल्फा बीटा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब जितनी भी वैल्यू वो सारी पुट कर देते हैं, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 ब्रैकेट में 6 का स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा यानी -2 और -1 को ऐड करने पर हुआ -3, तो -3 को सिमिलर लिखो। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 6 को सिमिलर लिखो, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 माइनस 3 8 जा 24। इसको लेस करेंगे तो लेस करने पर ये आएगा 6 इंटू 6 में से 4 गए 2 एंड 3 में से 2 गए 1, तो 12 6 जा क्या होता है बच्चों 72। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, यानी कि उसका सम दे रखा है एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन सिमिलरली हमने पीछे भी किया है, पर वापस करवा देते हैं। क्वेश्चन आंसर इक्वेशन होती है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, और ये जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यांकों का योग दे रखा है -5 और उनका गुणनफल दे रखा है 6। तो जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है -5 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू है 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 5x प्लस 6। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन दे रखा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3/5 and -k 1/2। तो हमें वो क्या निकालनी है पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक 3/5 और माइनस के 1/2 हैं। तो आपको पता है कि शून्यांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है आपको 3/5 एंड बीटा इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी है माइनस के 1/2। तो बताओ अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिनके एक शून्यांक है और दूसरा शून्यांक है। तो जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था सेम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करके आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/5 माइनस के 1/2 एक्स प्लस 3/5 इंटू माइनस के 1/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा बच्चों 10 आएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 5। एक्स को एक्स सेम रखेंगे, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के 3/10। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1/10 एक्स माइनस 3/10। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन में 1 ले लिख के एलसीएम आ जाएगा 10। ये हो जाएगा आपका 10x स्क्वायर माइनस के x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये 10 जब 0 की साइड जाएगा तो आपका इक्वेशन निकल के आएगी 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3।
अब इससे इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is 0, यानी कि एक बहुपद समीकरण दे रखा है जिसका एक जीरो की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या है 0, एंड 1 is 3, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका सम ऑफ, हमें दो चीज दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दे रखा है 0, उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0 एंड एक की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है आपको 3। तो उसने बोला है कि उसके एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यांकों का योग 0 है, ये 0 लिख दिया, एंड एक शून्यांक दे रखा है 3। तो देखो हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, तो हमें एक शून्यांक गिवन है, तो हम अल्फा या बीटा में से किसी की भी वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो हम यहाँ अल्फा की जगह क्या रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी बच्चों -3। अब हमसे पूछा है कि हमें वो इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालने का तो इजी तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब जितनी भी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड बीटा की वैल्यू हमने निकाली -3, एक्स प्लस 3 इंटू -3। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये 3 -3 तो 0 हो जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर -9। तो देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इससे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर -9 इज द करेक्ट आंसर। Next question, if alpha and beta are the zeros of polynomial x square plus 6x plus 2, यानी कि x square plus 6x plus 2, यहाँ पर हमें ये दे रखी है आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो इसी की कॉपी था, उसको उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, जब भी इक्वेशन दे रखी है तो हम उसके पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -k b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू दे रखी है 6 अपॉन 1, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी -6। अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू होता है, अल्फा डॉट बीटा का मतलब है शून्यांकों का गुणा, वो दे रखा है c अपॉन a, c की वैल्यू क्या दे रखी है 2 एंड a की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1, तो आंसर निकल के आएगा 2। अब हमें क्या निकालनी है इक्वेशन, यहाँ पे पूछा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ज्ञात करना है। तो देखो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, इसका गुणा इधर करेंगे बीटा प्लस अल्फा। देखो बच्चों शून्यांकों का योग हमने क्या निकाला है -6 अपॉन शून्यांकों का गुणा निकाला है 2, जब इससे इसमें भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा -3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर प्लस 5√2x - 3। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर हमें ये पता करना है कि इसके जो जीरोस हैं उसकी वैल्यू क्या है। तो जीरोस की वैल्यू निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड विधि का यूज करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणा करने पर ये आना चाहिए और उनको जोड़ने पर ये। तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x - 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5√2x - 3, यानी कि ऐसे नंबर जिनको ऐड करने पर तो आए 5√2 एंड मल्टीप्लाई करने पर आए -6। तो वो दो नंबर बच्चे क्या होंगे, वो होंगे आपके
5√2 एंड √2। ठीक है, जब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, या फिर इसको आप सीधराचार्य से कर लो। सीधराचार्य का इजी मेथड है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सब एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और एक इस मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर क्या होता है बच्चों? a, x के आगे वाला नंबर क्या होता है? b, एंड जो कांस्टेंट नंबर होता है वो क्या होता है? c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस के 5√2 प्लस माइनस, जब इसका वर्क करेंगे 5√2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 3 अपॉन 2 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो माइनस के 5√2 प्लस माइनस, बताओ बच्चों 5√2 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर होता है 25 और √2 का स्क्वायर क्या आता है? रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर के ऊपर पावर हाफ, और जब उसका हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वो नंबर निकल के आ जाएगा। यानी कि 5 का स्क्वायर होगा 25 और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 25 गुणा 2 क्या होगा? 50 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 12 अपॉन 2। जब इसको सिंपल करेंगे तो ये निकल के आएगा माइनस के 5√2 प्लस माइनस 50 और 12 ऐड करने पर बन जाएगा 62 अपॉन 2। अब देखो 62 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 62 के फैक्टर होंगे, 2 से किया 31 टाइम और फिर 2 से कर नहीं सकते, 31 से ही होगा और ये होगा 1 टाइम। तो इसको हम कर देते हैं, जब ऊपर से √2 कॉमन लिया तो ये आएगा माइनस के √2 को कॉमन ले लो और ये बन जाएगा 5 प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस के नहीं प्लस के ही ले लेते हैं, और ये बन जाएगा √31 अपॉन 2। इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे √2 टाइम, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या निकल के आई? माइनस के 5 प्लस माइनस √31 अपॉन √2। ये आपके क्या हो जाएंगे? इस अकॉर्डिंग आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के b अपॉन a, यानी कि माइनस के 1 अपॉन 1, तो वैल्यू आ जाएगी -1। अल्फा डॉट बीटा क्या होगा बच्चों? अल्फा डॉट बीटा होगा c अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। अब हमें निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा, बीटा का इधर मल्टीप्लाई प्लस अल्फा का इधर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अल्फा बीटा की वैल्यू है -1 अपॉन 1 और ये आंसर आएगा आपका -1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, यानी कि इन 4 इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल है? देखो पॉलिनोमियल में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि पॉलिनोमियल इक्वेशन वो इक्वेशन होगी जिसके अंदर एक तो सारी पावर, यानी कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव नंबर। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, पर यहाँ पर x की पावर क्या है? √2 में, जो कि एक कंप्लीट नंबर नहीं है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है।
नेक्स्ट ऑप्शन देखो, x की पावर 3/2, सेम यही वाली कंडीशन है, तो ये भी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन देखो, x √x प्लस 1/√x। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉलिनोमियल इक्वेशन होने की कंडीशन होती है कि जो x की यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म की जो पावर होती है वो एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और एक नेचुरल नंबर की यानी एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर x की पावर क्या है, आपकी रेशनल नंबर है, तो ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, √2x² कंप्लीट नंबर है, यहाँ पर x की पावर 1 है, कंप्लीट नंबर है, और यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्राफ के बेसिस पे है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज देती हूँ। ये x एक्सिस होता है एंड ये x का नेगेटिव एक्सिस, ये y है और ये y का नेगेटिव यानी y डैश। हम जब नंबर ऑफ जीरोस निकालते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हम ये देखते हैं जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो भी ग्राफ दे रखा है, वो x एक्सिस को कितनी बार कट करता है। वो x एक्सिस को जितनी बार कट करके जाएगा वही उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब वो इक्वेशन लीनियर यानी एक लाइन भी हो सकती है, वो इक्वेशन एक पैराबोला भी हो सकता है, वो सर्किल भी हो सकती है, वो एक सिंपल ग्राफ भी हो सकता है, पर हमें चेक क्या करना है कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट करके जा रहा है। अगर x एक्सिस को कट करके जाता है तो उसके वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, अगर x एक्सिस को कट नहीं करता, y से ही जाता है, तो उसके नंबर ऑफ x एक्सिस क्या होंगे, जीरो होंगे। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्राफ हमने ये बनाया, अब यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास x एक्सिस है। अब इस x एक्सिस को ये जो ग्राफ है वो कितनी बार कट करके जाता है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने निकल के आए, नंबर ऑफ जीरोस आपके निकल के आए 3। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y = px इज अ गिवन इन फिगर। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। इस क्वेश्चन में आपको दिख नहीं रहा तो इसको मैं क्लियर जूम करके थोड़ा बना देती हूँ। ये इस टाइप से एक ग्राफ है, ये ग्राफ इस टाइप से जाता है आपके, ठीक है, इस टाइप से ग्राफ है। ये आपके ओरिजिन पॉइंट है, ये x एक्सिस, x डैश, ये y एंड ये y डैश। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ जीरोस। अभी जस्ट मैंने बताया है कि x एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करके जाएगा वही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे कितने हैं, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आए, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आए, 4। अच्छा बच्चों, अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है x और ये y, ग्राफ ऐसे ही चला जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू आ जाएंगे 0, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच ही करके नहीं गया। तो यहाँ पे इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड, यानी कि एक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, तो उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ घात। देखो बच्चों, अगर डिग्री यहाँ पे 4 थी तो हमने बोल दिया बाई क्वाड्रेटिक। अगर हमारे पास डिग्री 1 होगी तो हम उसको बोलेंगे लीनियर, लीनियर यानी कि रैखिक। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात। और डिग्री हमारे पास हाईएस्ट कितनी होगी, 3, तो उसको हम हिंदी में तो बोलते हैं त्रिघात, और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन दे रखी है आपको। इस क्वेश्चन को हम अगले पेज पे ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें इसके शून्यांक बताने हैं। तो हमें इक्वेशन दे रखा है x² - 3x, x²
माइनस के 3x माइनस m m प्लस 3 माइनस m m प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे, यही क्वेश्चन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m m प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x को सेम लिख देंगे, माइनस m का जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस के m स्क्वायर और माइनस के 3m। देखो बच्चों, यहां से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, x, तो ये हो जाएगा x माइनस 3। यहां से हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस का m, तो ये हो जाएगा m माइनस 3। यहां पर इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहां पे आपके साथ में m और होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बैक पेज पे लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस m स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस के 3m। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर और m स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस के 3x एंड माइनस के 3m। ओके बच्चों, इन दोनों को अगर हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो आइडेंटिटी आप लोग जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई में होता है। तो ये आइडेंटिटी जब हम यहाँ यूज करेंगे तो ये आएगा x माइनस m और x प्लस m। ओके, यहां से लेके यहां तक हमारे पास कॉमन आएगा माइनस के 3 और ये बन जाएगा x प्लस m इक्वल्स टू 0। अब देखो, इस ये जो ब्रैकेट है वो हमारे पास दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा x प्लस m और यहां से हमारे पास निकल के आया x माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, x प्लस m इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू माइनस m, और यहां पर x इज इक्वल टू x माइनस m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस के m एंड प्लस के 3। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई m प्लस 3। तो आपकी जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या निकल के आया, एक तो निकल के आया माइनस का m एंड m प्लस 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गए, चलो ओके, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ओके, तो थैंक यू सो मच।